गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कल तो अच्छी बारिश हुई अपने यहाँ पे। यस सर। बढ़िया मौसम हो रहा है। आप सब पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला है, मौसम भी बढ़िया है, गर्मी भी नहीं लग रही होगी आज तो। तो आओ पेज नंबर 7.6 इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। 7.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो आओ इलिस्ट्रेशन नंबर हम करते हैं फर्स्ट ऑन पेज नंबर 7.6। चैप्टर इज डबल एंट्री सिस्टम। चैप्टर इज डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको बताना है कि कौन से अकाउंट्स पर्सनल नेचर के हैं, कौन से रियल नेचर के हैं और कौन से नॉमिनल नेचर के हैं। ठीक है ना? तो बताओ कैपिटल अकाउंट। आप लोग बताओगे आंसर। आंसर अपने छुपा लेना, बुक के आंसर मत देखना, क्योंकि मैं रीजन पूछूंगा। मैं पूछूंगा आपसे रीजन। तो बताओ कैपिटल अकाउंट कौन से नेचर का है? सर पर्सनल नेचर का। पर्सनल नेचर का है। फर्स्ट नंबर यहां पर आ गया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स सर ये भी पर्सनल का ही है। अदर स्टूडेंट्स, क्या संडे को पढ़ाई नहीं की क्या? संडे को पढ़ाई नहीं की क्या? किसी को कोई डाउट है अदर स्टूडेंट्स को कि कैपिटल और ड्राइंग्स पर्सनल नेचर के क्यों हैं? बेटा पर्सनल नेचर के इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोप्राइएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कौन से पर्सनल नेचर में भी कौन से कैटेगरी के हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। कैश पेड, कैश रिसीव्ड। नॉमिनल। रॉन्ग। रियल, बोथ आर रियल। रीजन थोड़ी ना बता रखा है कि कैश पे और कैश रिसीव किसके लिए किया है। रीजन थोड़ी ना बता रखा है कि आपने सैलरी पे की है इन कैश, या रेंट पे किया है इन कैश, या कमीशन रिसीव हुआ है इन कैश। ओनली वो बोल रहा है कैश पेड, कैश रिसीव्ड, यानी कैश अकाउंट को बिलोंग करता है। और कैश अकाउंट कौन से नेचर का है? रियल नेचर का। रियल नेचर का। अदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर। आंसर आने दो गलत। ये पायल ने गलत किए ना ये 2 पॉइंट। अब ये बच्ची गलत नहीं करेगी फ्यूचर में, क्योंकि इसको रीजन पता लग गया कि यहाँ पे लिखा है केवल कैश पेड, कैश रिसीव्ड। रीजन इज नॉट स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि फॉर व्हाट पर्पस कैश हैज बीन पेड और फॉर व्हाट पर्पस कैश हैज बीन रिसीव्ड। अगर रीजन दे रखा होता तो उस रीजन के बेसिस पे फिर हम अपना अकाउंट डिसाइड करते। पहले आप ये देखो कि अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। कैश पेड, केवल कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। किस चीज के लिए पे किया है वो हमें नहीं पता, तो केवल कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश रिसीव्ड, ओनली कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व, तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। क्लियर है बेटा? यस सर। कमीशन पेड, कमीशन पेड सर नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल, रियल क्यों होगा? नॉमिनल। कमीशन पेड एक्सपेंस है ना, कमीशन पेड एक्सपेंस है ना, तो नॉमिनल है। कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल। नॉमिनल। उसके बाद 7th पॉइंट देखो, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बोथ आर नॉमिनल इन नेचर। बेटा परचेज अकाउंट तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा। जो गुड्स आप ड्यूरिंग द ईयर सेल करोगे उसकी कॉस्ट में वो इंक्लूड हो जाएगा। और जो सेल्स है वो नॉमिनल, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, वो रेवेन्यू है। सेकंड चैप्टर याद करो, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती हैं। ठीक है ना? अब बात ये है सेकंड चैप्टर पढ़ानी। अंशुल, यस सर। बात ये है सेकंड चैप्टर पढ़ानी। और मैंने तुम्हें बोला भी था कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। और मैंने बोल दिया था सेकंड चैप्टर बेटा पढ़ लेना, सेकंड चैप्टर पढ़ लेना। वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे ही वो ऐप डेवलप होगा आप लोगों को मैसेजेस आ जाएंगे। अब वहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है आई डोंट नो। तो जब भी आपको वो वीडियोस मिलें
उन वीडियोस को देखना और सेकंड चैप्टर स्टडी करना बेटा अच्छे से। अब बात आ रही है फर्नीचर अकाउंट और 10th है कैश अकाउंट। बोलो सर रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट रियल, कैश अकाउंट बोलो सर रियल। रियल। सॉल्यूशन बंद कर देना, सब गलतियां होने दो, डरो मत गलतियां करने से। ना तो मैं यहाँ पे डंडा लेके खड़ा हूँ, और अगर डंडा लेके खड़ा भी होता तो तुम्हें मार नहीं सकता है क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, और इवन आप फेस टू फेस भी होते तो डंडा मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गलतियां करने से घबराओ मत, सॉल्यूशन बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। जो आपने आज तक पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर, उसके बेसिस पे जो आपके मन में आ रहा है आंसर ये होना चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। गलत होगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपने गलती क्यों की, और सही होगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 11 बैंक अकाउंट। सर रियल। पर्सनल, पर्सनल में भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इवन रियल अकाउंट में भी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट इन नेचर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द बैंकिंग कंपनी in which we have opened the account of our business organization। ठीक है ना, पर्सनल नेचर का है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो बैंकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये भी पर्सनल नेचर का ही होगा, ये भी पर्सनल नेचर का ही होगा क्योंकि ये भी बैंकिंग कंपनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक अकाउंट हमारा बनता है, तो जब हम पैसे जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब क्या है, हमने बैंक को 1 लाख रुपए से एक तरह से डेटर बना लिया। हालांकि डेटर नहीं है बैंक, लेकिन आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि एक तरह से हमने बैंक को 1 लाख रुपए से डेटर बना लिया। अब अगर हमारा करंट अकाउंट है, हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, हमने 1,50,000 विड्रॉ कर लिए, तो मुझे बताओ अब बैंक हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? बैंक हमसे 50,000 रुपीज मांग रहा है ना अब। यस सर। तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट के यू हैव विड्रॉन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में थे 1 लाख रुपीज, आपने विड्रॉ कर लिए 1,50,000। इट मींस बैंक अकाउंट इज नाउ देयर इज अ ओवरड्राफ्ट इन योर बैंक अकाउंट बाय रुपीज 50,000। 50,000 का ओवरड्राफ्ट है, 50,000 का ओवरड्राफ्ट है आपके बैंक अकाउंट में। तो ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल नेचर का ही है क्योंकि वो बैंक अकाउंट ही है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक्चुअल में कोई अलग अकाउंट नहीं होता, ये बैंक अकाउंट ही होता है। ये कभी पॉजिटिव रहता है, जैसे 1 लाख रुपीज ही हमने डिपॉजिट कराए और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, तो अभी ये पॉजिटिव है, फेवरेबल है। लेकिन अगर हम इसमें से विड्रॉ कर लें 2 लाख रुपीज, अब ये ओवरड्राफ्ट बन गया। ओवरड्राफ्ट अकाउंट कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता बेटा, वो सेम वही बैंक अकाउंट है जो आप मेंटेन कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैंक के अंदर। अगर आपका पैसा पॉजिटिव पड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव बैंक अकाउंट, नॉर्मल बैंक अकाउंट बोलते हैं फिर उसको। और अगर आपने एक्सेसिवली अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर रखा है तो वो ही बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 12 तक कर लिए थे हमने। 13th देखो, डेटर्स अकाउंट, 14th क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो सर पर्सनल अकाउंट। बोथ आर पर्सनल। पर्सनल में कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 15th। नॉमिनल। अरे वाह, नॉमिनल। 16th गुडविल। गुडविल। अरे क्या इंटेंजिबल रियल अकाउंट, क्या दिक्कत हो गई? इतना क्यों घबरा रहे हो, क्यों कंफ्यूजन है? इतने अच्छे से पढ़ रहे हो अभी तक। पेटेंट्स अकाउंट। सर रियल इंटेंजिबल। सर रियल अकाउंट। वरुण के जवाब क्यों नहीं आ रहे? वरुण क्यों चुप बैठा आज? वरुण गला खराब है। गला खराब? मेरे को तो सही लग रहा है। गार्गल करो, चाय पियो। सैलरी अकाउंट बोलो। सर नॉमिनल। 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 सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब थोड़ा ध्यान से, सैलरी पर्सनल।
पर्सनल, वेरी वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Personal account. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अकाउंट. सर Sir, इंश्योरेंस real account. नॉमिनल, सॉरी बेटा गलत, नॉमिनल. बेटा इंश्योरेंस कराते हो आप अपनी जो एक्टिवा चलाते हो या कार चलाते हो, हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना हर साल. Yes, तो sir. ये तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है तो नॉमिनल है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल है. इंश्योरेंस प्रीपेड, Sir, personal Sir, representative. पर्सनल. Representative account. अरे वाह शाबाश. उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स तो पता होगा. Sir, nominal account. वेरी गुड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नॉमिनल. सर रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ का मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर हमें बैड डेट्स के लॉसेस हुए उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करके राइट ऑफ कर दिया, यानी खत्म कर दिया. राइट ऑफ करना यानी उसको खत्म कर देना बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है बैड डेट्स रिकवर्ड. सर बैड डेट्स, So, nominal. हाँ वैसे तो नॉमिनल है, और ये क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? और इनकम हुई अगर उनकी तरफ से आ गए पैसे तो. बेटा लिख, अगर अरे बेटा लिख दिया रिकवर्ड. उनकी तरफ से पैसा आ क्या गया? आ ही गया, श्योर आ गया, तभी तो लिखा हुआ है रिकवर्ड. इनकम है, इनकम है ये. 23rd नंबर पॉइंट, इनकम है ये. सर कैसे हो गई इनकम? देखो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट. ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है इसको समझो. ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा डेटर है. चलो आज कन्या बनाते हैं. इसका नाम है रुचि. ये रुचि है. रुचि ने हमसे गुड्स परचेज किए थे. कितने के? 2 लाख रुपीस के. एंड एट द टाइम when the payment was due, she was in difficulty. वो डिफिकल्टी में थी. कि सर कैसी डिफिकल्टी थी रुचि को? कि उसके पास केवल 1,80,000 थे, तो उसने कहा भाई मैं तो ओनली 1,80,000 का ही पेमेंट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है. लेकिन ये 1,80,000 फुल सेटलमेंट में नहीं दिए. अगर फुल सेटलमेंट लिख दूंगा तो 20,000 तो फिर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा. यस और नो? Yes, ये sir. फुल सेटलमेंट में नहीं दिए. 20,000 इज नाउ ट्रीटेड एज बैड डेट्स. तो जब हम इसे 1,80,000 रुपीज रिसीव करते हैं, हम एंट्री करते हैं, हम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट. मान लो चेक से अमाउंट रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो गया हमें, 20,000 अब रिसीव नहीं होंगे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 20,000. ये देखो, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू रुचि अकाउंट 2 लाख रुपीज. रुचि इज द गिवर, सो रुचि अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सर अकाउंट तो लिखो. एक रूल बताता हूँ, पर्सनल नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स के साथ जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो अकाउंट वर्ड लिखना मैंडेटरी नहीं है. लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. इसलिए मैंने लिख दिया था टू रुचि. ठीक है. अब ये 20,000 का लॉस हुआ ईयर 2019-20 के अंदर. अब मान लो 2 साल बाद, ये मान लो नेक्स्ट ईयर ही 2020-21 में, 2020-21 में, अब देखो रुचि कितनी खुश है क्योंकि 2020-21 में रुचि फाइनेंशियली अगेन साउंड हो गई है. फाइनेंशियली अगेन वो साउंड हो गई है. उसका बिजनेस अच्छा चल निकला. तो अब उसके पास पैसा अच्छा आ गया. तो फिर अगेन वो हमसे क्या करना चाहती है? बिजनेस डील करना चाहती है. अगेन हमसे क्या करना चाहती है? बिजनेस डीलिंग्स करना चाहती है. लेकिन बिजनेस डीलिंग्स करने से पहले उसके मन में ये तो आएगा, यार पिछले साल जब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने डील किया था तो 20,000 मेरी वजह से बैड डेट्स हो गए थे उनके.
एक सही कस्टमर के माइंड में ये चीज आएगी या नहीं आएगी? बोलो यस और नो। यस सर। आएगी, आएगी ना? आएगी, क्योंकि हम भी रुचि के साथ डील तभी करेंगे जब हम सोचेंगे यार आपने तो लास्ट ईयर हमारा 20,000 का नुकसान करा दिया, उस समय तो हम कुछ नहीं बोले क्योंकि आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में थे, लेकिन जब लास्ट ईयर ही आप 20,000 रुपीज का यानी 10% ऑफ द डील अमाउंट आपने हमारा लॉस कराया, तो हो सकता है इस साल भी आप हमारा नुकसान करा दो। ये मन में रहता है, हर बिजनेसमैन के मन में रहता है ये चीज। तो रुचि क्या कहेगी? रुचि हमारे से तभी कांटेक्ट करेगी जब वो आके कहेगी कि भाई अब मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, लास्ट ईयर का मेरी वजह से बैड डेट्स हो गए थे, तो मैं उन बैड डेट्स को आपको कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ कि मेरी वजह से जो आपको नुकसान हुआ था 20,000 रुपीज का, मैं उसका कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गिव कॉम्पनसेशन टू यू। तो अब मान लो रुचि कह रही है कि 20,000 जो लास्ट ईयर बैड डेट्स हुए थे वो मैं अब आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो अब हम ये नहीं लिखते कि जो बैड डेट्स लास्ट ईयर हो गए थे वो तो लास्ट ईयर ही हमने क्लोज कर दिए, खत्म कर दिए, क्योंकि जो एक्सपेंस और इनकम्स अकाउंट होते हैं वो ईयर एंड में हम क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। वो लॉस अकाउंट लास्ट ईयर ही क्लोज हो गया था। तो यहाँ पर जब रुचि हमें 20,000 का पेमेंट करेगी, हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट लिख लो, अगर उसने कैश में दिया 20,000 उसने पे कर दिए। अब हम लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, रिकवर्ड अकाउंट 20,000 रुपीज। ये क्या है? ये इनकम है। इसको ये मत बोल देना कि लॉस हमने गुड कर दिया, यानी जो लास्ट ईयर हमारा लॉस हुआ था वो रिकवर्ड हो गया। वो रिकवर तो हो गया, लेकिन इसको एज एन इनकम हम ट्रीट करेंगे। इसको हम बैड डेट्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे कि लास्ट ईयर हमने बैड डेट्स में डेबिट किया था, अब बैड डेट्स में क्रेडिट कर दो। जो बैड डेट्स में लास्ट ईयर डेबिट किया था वो तो लास्ट ईयर ही हम क्लोज कराए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके। अब नया अकाउंट ओपन होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड जिस लॉस के गुड होने की हमें उम्मीद नहीं थी, वो लॉस गुड हो गया। सर गुड हो गया मतलब मान लो हमारा पैसा लास्ट ईयर डूब गया, कोई कस्टमर हमें पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या अब हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में वो आके हमें पेमेंट कर देगा? ऐसी उम्मीद रखते हैं क्या हम? नो सर। नो, बीइंग अ बिजनेसमैन या बीइंग अ बिजनेस वुमेन हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते। तो कई बार जिन कस्टमर्स ने हमारा नुकसान किया इन फॉर्म ऑफ बैड डेट्स, वो फ्यूचर में आके हमें पेमेंट कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। वहां पे हम बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करते। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहले तो आप ये लोग नोट्स पढ़ लो। आप लोग ये नोट्स अच्छे हैं, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। क्या लिख रहा है ये? व्हेन अ प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। अब प्रीफिक्स या सफिक्स में ऐड क्या होगा? प्रीफिक्स या सफिक्स में ऐड होंगे वर्डिंग्स या तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या अक्रूड या अर्न्ड यानी रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये चार टर्मिनोलॉजी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स में ऐड होते हैं तो नॉमिनल अकाउंट कन्वर्ट हो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में। बोलो यस और नो। समझाया था ये मैंने पहले? यस सर। तो नोट्स में देख लो, सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट वेयर एज सैलरी आउटस्टैंडिंग इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज द अकाउंट ऑफ सम अननेम्ड क्रेडिटर। अननेम्ड क्रेडिटर। सर अननेम्ड क्रेडिटर क्यों बोल रहा है? क्योंकि नाउ सैलरी हैज टू बी पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू दैट पर्सन, जिसकी सैलरी ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं की है। तो अननेम्ड क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि हमने उस पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं किया, हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन किया। क्लियर है? बोलो। यस सर। Insurance account is a nominal account whereas insurance prepaid is a personal account because it is the account of some unnamed debtor क्योंकि हमने उस पर्सन को एडवांस पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम का। नाउ दैट पर्सन इज लाइबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमारा अननेम्ड डेटर हो गया ना।
समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट. पायल, मार्क कर लो पॉइंट. बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट. इट इज अ पर्सनल अकाउंट सिंस it is the account of some banking company or firm which is an artificial person. Bank is an artificial person. Purchase account and sales account are nominal accounts. Purchase and sales are nominal accounts. बोलो समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब बेटा इसके बाद जो टॉपिक है स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. देखो पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं. जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल. अरे भूल गए क्या? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, पेज नंबर 3 के ऊपर. पेज नंबर 3 के ऊपर. हाँ सर पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं लेजर पोस्टिंग यानी क्लासिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. फिर ईयर एंड में समराइज करके हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और एवरी ईयर ये प्रोसेस, ये साइकिल रिपीट होता रहता है. इसी को बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल. तो अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट स्टेज होती है ओरिजिनल रिकॉर्ड. ओरिजिनल रिकॉर्ड. सेकंड स्टेज इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड स्टेज इज समराइजेशन. तो वही फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है. आई होप कि ये आप सेल्फ कर लोगे. बोलो कोई डाउट हो तो बोलो. मैं आप ऐसा करता हूँ, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे देता हूँ, आप इसको स्टडी कर लो. कोई क्वेरीज हो तो मुझे बता देना, ठीक है? Okay, sir. Okay. 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कॉजेज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी. क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. तो उसमें आप क्या लिखोगे? एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग डबल एंट्री सिस्टम व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो बेनिफिट्स या वो एडवांटेजेस तो लिखोगे कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी के अंदर. तो देखो यही सेम पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं. इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स. स्पेसिफाइड रूल्स क्या हैं? पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो यही रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच एंड एवरी अकाउंटेंट फॉलो करता है. तो इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम एंड द सिस्टम इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू एनी अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के किसी भी और सिस्टम से ये सिस्टम ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि इस सिस्टम से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. बोलो पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. आई थिंक ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है ये पॉइंट. कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. बोलो पूछना है क्या सेकेंड पॉइंट के बारे में कुछ? थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. अभी डिस्कस किया हमने आज की क्लास में ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या चीज़ें पोस्ट करते हैं? वहाँ पर आपके जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो आपने ड्यूरिंग द ईयर जिनको क्रिएट किया था वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स हम ईयर एंड में क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग ईयर बैलेंसेस टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स आपके क्लोज हो जाएंगे उनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके नॉमिनल अकाउंट्स को तो हम क्लोज कर देते हैं.
और जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स जो हमारे होते हैं वो जाते हैं हमारे कहाँ पर, बैलेंस शीट में, वो हमारे जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बताओ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा होगा, बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा होगा। समझ में आ गया पॉइंट? कोई डाउट इस पॉइंट में? नो सर। नो सर। ये आप लोग पढ़ लेना डिटेल में, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमें अभी डिस्कस करना है बचे हुए टाइम में वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है जो इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोग पढ़ लोगे। मुझे पता है आप लोगों ने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन की नॉलेज होती है। कैसी इंफॉर्मेशन के ईयर एंड में हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना था, ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल कितनी परचेजेस की, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे डेटर्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटर्स आर देयर एंड व्हाट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम देम, how many number of creditors are there at the end of the year and what amount is payable to them। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मिल जाती है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर इस सिस्टम में फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। अगर अकाउंटेंट कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है फ्रॉड होने की, और अगर अकाउंटेंट थोड़ा क्लेवर हुआ भी, उसने फ्रॉड कमिट कर भी लिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फ्रॉड इजीली डिटेक्ट भी हो जाएगा, इजीली डिटेक्ट भी हो जाएगा। सर कैसे? मान लो जो हमारा अकाउंटेंट है वो अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसने फर्नीचर परचेज तो किया 80,000 रुपीज़ का, कितने का? 80,000 का, और एंट्री पास कर दी 1 लाख रुपीज से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब फर्नीचर वास्तव में परचेज हुआ था 80,000 रुपीज का, तो उसने क्या किया होगा फ्रॉड करने के लिए? पेमेंट तो किया 80 का, 20,000 अपनी जेब में डाले और घर चला गया, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट भी उसने 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। तो वास्तव में फर्नीचर आया कितने का? 80,000 रुपीज का ही आया ना, 1 लाख का थोड़ी ना आया। बोलो, फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर। यस। असेट परचेज कर रहा है 80,000 की, पैसे कैश बॉक्स में से निकाल रहा है 1 लाख रुपीज, 80,000 तो सेलर ऑफ फर्नीचर को दे रहा है, 20,000 अपने घर ले गया, तो फ्रॉड कमिट कर दिया उसने। अब ये फ्रॉड कैसे पकड़ में आएगा? अरे भाई, जो सेलर पार्टी है जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया है, मान लो मिस्टर एक्स से परचेज किया है, तो मिस्टर एक्स उस फर्नीचर का बिल 1 लाख का देगा 80,000 का देगा? बोलो, 80,000 का देगा सर, वो थोड़ी ना 1 लाख का देगा। मिस्टर एक्स को तो इतना हैवी लेवल का फ्रॉड थोड़ी ना करेगा कि सामने वाले सेलर को भी इंक्लूड कर लेगा, सामने वाले सेलर को भी इंक्लूड कर ले। क्योंकि देखो बेटा, जो भी हमसे डील करते हैं ना, अगर हम एक अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिड साइज का हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो पार्टीज, आउटसाइड पार्टीज हमसे जुड़ती हैं, वो ये हमेशा चाहेंगी कि हम उन्हें फ्यूचर में भी बिजनेस दें। अगर ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और मान लो इसमें सेलर भी इन्वॉल्व था, तो वो सेलर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। उस सेलर से हम फिर कभी आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। यस और नो? यस सर। तो इसलिए सेलर इसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस सेलर के तो बहुत कम है। अब हमारा जो अकाउंटेंट है वो पकड़ में कैसे आएगा? जो बिल देगा सेलर 80,000 का, कभी भी ये बिल, मैंने बोला था ना कि हर जो ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम एक पहले क्या बनाते हैं? वाउचर बनाते हैं, और वाउचर के बेसिस पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। वाउचर के ऊपर अकाउंटेंट के भी सिग्नेचर होते हैं और ऑथराइज पर्सन के भी सिग्नेचर होते हैं। यस और नो? पढ़ा था ये चीज़ें हमने, ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होते हैं वाउचर के ऊपर।
याद Yes, करो। sir, पढ़ा। हाँ सर पढ़ा था। और जिस बच्चे को याद नहीं है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसमें फिर आएगा वाउचर, उसमें फिर वाउचर आएगा, वहां पे पढ़ लेना। लेकिन सेकंड चैप्टर तो अभी भी कह रहा हूं मैं, पढ़ना है हर बच्चे को। अब जब ऑथराइज पर्सन वाउचर पे सिग्नेचर करेगा तो क्या ऑथराइज पर्सन डिमांड नहीं करेगा कि भैया ये 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया, बिल तो आया होगा, इसका बिल दिखा मेरे को, तब साइन करूंगा वाउचर के ऊपर। बोलो यस और नो। खुद को आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज पर्सन मान लो। ऑथराइज पर्सन वो होता है जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक करता है, उनको वेरीफाई करता है, उन पे अपने सिग्नेचर पुट करता है, वो होता है ऑथराइज पर्सन। तो ये ऑथराइज पर्सन जो है वो वाउचर जब देखेगा 1 लाख रुपीस के फर्नीचर का, तो वो बिल डिमांड करेगा, यस और नो। बिल दिखाओ। Yes. बिल के ऊपर जब 80,000 मिलेगा तो अकाउंटेंट पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस मेथड के अंदर, इस सिस्टम के अंदर फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और अगर फ्रॉड कर भी ले, अकाउंटेंट कमिट कर भी ले फ्रॉड, तो वो फ्रॉड इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है लीगल अप्रूवल। इस सिस्टम को लीगल अप्रूवल मिली हुई है, इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को फॉलो करता है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इस सिस्टम की बेसिस के ऊपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी होती हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। उनको ये माना जाता है कि वो रिलायबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है। इवन कंपनीज एक्ट 2013 भी कहता है कि हर जॉइंट स्टॉक कंपनी को, जो कि कंपनीज एक्ट 2000 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके बनाना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी। क्लियर है? Okay. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी। सर कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? कि बेटा डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम हर आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मान लो करंट ईयर में हमने सैलरी एक्सपेंसेस किए मान लो 80,000, तो नेक्स्ट ईयर में जब हम सैलरी एक्सपेंसेस करेंगे तो अगेन सैलरी अकाउंट ओपन होगा। तो प्रीवियस ईयर में हमने कितनी सैलरी पे की और करंट ईयर में हमने कितनी सैलरी पे की है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस के रीजंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ हो। लास्ट ईयर हमारे प्रॉफिट्स कितने हुए, करंट ईयर में हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे, या जो भी हुए हैं करंट ईयर में हमारे प्रॉफिट्स, उनका हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो when the accounts are prepared on the basis of this system, those accounts can be compared with the data of the previous year। ठीक है ना। यहां पर कंपैरेटिव स्टडी यानी कंपैरिजन किया जा सकता है डिफरेंट ईयर्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बीच में। बोलो क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये तो समझ में आ जाएगा आपको। और लास्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, यानी चाहे आपका बिजनेस बिग साइज का हो, चाहे मॉडरेट साइज का हो, और चाहे स्मॉल साइज का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम इजीली अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डिसएडवांटेजेस, इसी को हम बोलते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। लिख लेना, इसी को हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसी को बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे कल, और कल ही मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कराऊंगा, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। उसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी थी आप लोगों को ग्रुप के अंदर। सबको मिल गई ना पीडीएफ? डाउनलोड कर ली थी सबने? जो लास्ट पीडीएफ डाली थी उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स तीनों चैप्टर इन्वॉल्व करके डाली थी मैंने, ताकि कोई बच्चा मुझे ये ब्लेम ना करे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन तो मुझे मिला ही नहीं, या मुझे डबल एंट्री सिस्टम नहीं मिला, या मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी नहीं मिला। लास्ट पीडीएफ में तीनों चैप्टर्स ही इन्वॉल्व हैं। तो कल इस चैप्टर को तुम खत्म करेंगे। ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए मैं अभी 2-3 मिनट में ना करवा के कल इसके ऊपर 10 से 15 मिनट में इसके ऊपर डिवोट करूंगा, और फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके बेटा, वेलकम, बाय।